पता नहीं लगता, थोड़ा लेट से आएगा सर, और घर गया हुआ है। शुरू कर दिए हैं क्या ये वाला मोशन? हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू हो गया। में डाल देते हैं। Recording in progress. मैग्नीफाइंग पावर पहले हम डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। मैग्नीफाइंग पावर, ये जो ऊपर में माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है, इन दोनों का जानते हो एक्चुअली में काम क्या है? एक्चुअली में काम है विजुअल एंगल को बढ़ाना, दोनों के दोनों, है ना। जैसे कि माइक्रोस्कोप से हम छोटी वस्तु देखते हैं और टेलीस्कोप से दूर की वस्तु देखते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप से हम छोटी वस्तु देखते हैं और मेरा जो खुला आंख है, नंगा आंख से जब वो वस्तु नहीं दिखता है, तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है? माइक्रोस्कोप उसकी विजुअल एंगल को बढ़ा देता है, और जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा उतना वो हमको बड़ा दिखेगा। टेलीस्कोप से अगर हम बात करें तो टेलीस्कोप से हम दूर की वस्तु देखेंगे। अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो दूर में है तो फिर हमको छोटा दिखेगा, खुले आंख से अगर देखेंगे तो फिर ये टेलीस्कोप क्या करता है? उसी छोटा एंगल को बड़ा करके दिखा, मतलब ये भी विजुअल एंगल को बढ़ाता है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इन दोनों का मुख्य काम है विजुअल एंगल को बढ़ाना। इस बात को नोट कीजिए। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स used to increase the visual angle। और आपको पता है कि जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा वो हमको उतना ही बड़ा करके दिखाए। ये जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या है? मैग्नीफाइंग पावर ये बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना विजुअल एंगल बढ़ाने की क्षमता रखता है। मान लीजिए कि आप जब नंगे आंख से किसी वस्तु को देखते हैं तो वो एंगल बन रहा है मान लो 2 डिग्री, और जब हम इंस्ट्रूमेंट लगाकर देख रहे हैं तो वो एंगल बन गया मेरा 10 डिग्री। तो इंस्ट्रूमेंट आपके विजुअल एंगल दो डिग्री से 10 डिग्री कर दिया, विजुअल एंगल आपका 5 गुना बढ़ा दिया। तो उस इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर कहलाएंगे 5, क्योंकि वो विजुअल एंगल 5 गुना इंक्रीज कर दिया। ये जो एंगल है ये हम लोग नेक टाइट से देखते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट लगाए, और ये है विथ इंस्ट्रूमेंट से जो हमने देखा, विथ इंस्ट्रूमेंट से जो मैंने देखा। तो नेक्स्ट आई से देखने पर वो अगर ऑब्जेक्ट हमें 2 डिग्री पर 2 डिग्री का एंगल बनाता हुआ अपीयर होता है, और इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं तो वही ऑब्जेक्ट अगर 10 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो नेक्स्ट आई के कंपैरिजन में इंस्ट्रूमेंट ने विजुअल एंगल को कितना गुना बढ़ा दिया?
2 डिग्री से 10 डिग्री कर दिया, मतलब 5 गुना बढ़ा दिया। तो इंस्ट्रूमेंट की जो मैग्नीफाइंग पावर है वो हो गई 5 का मतलब कि जो विजुअल एंगल थी नेक्ट आई से, उससे ये 5 गुना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बढ़ाया है। ठीक है, तो अगर हम मैग्नीफाइंग पावर को परिभाषित करें, मतलब फॉर्मूला के साथ अगर लिखें, मैग्नीफाइंग पावर इट इज डिफाइंड एज, एक मिनट, मैग्नीफाइंग पावर of an instrument is defined as the ratio of visual angle with instrument, इंस्ट्रूमेंट से जो हम विजुअल एंगल बनाकर देखते हैं, विथ इंस्ट्रूमेंट to the visual angle without instrument when eye is unaided. Eye is unaided. आंख के साथ कोई भी और दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है, और हम खुले आंख से जब हम वस्तु को देखते हैं और वो वस्तु मेरे आंख पर जो विजुअल एंगल बना है वो हुआ नेक्ट आई की विजुअल एंगल, और इंस्ट्रूमेंट लगाकर हम अगर उसी वस्तु को देखते हैं और उसने जो एंगल बनाकर हमको दिखा, इन्हीं दो एंगल के बीच का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट है ना। इस पे हम अगर मान लेते हैं कोई थीटा डिवाइडेड बाई विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, when eye is unaided, when eye unaided, unaided, और इस एंगल को हम थीटा नॉट नाम दें। विजुअल है, इंस्ट्रूमेंट से जो एंगल बना और बिना इंस्ट्रूमेंट के खुले आंख से जो एंगल बना, इसी को आप अगर डिवाइड कर दोगे तो आपको इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर। और इंस्ट्रूमेंट का एक और काम है, इंस्ट्रूमेंट का एक तो ये काम है कि मैग्नीफाइंग करना, मतलब छोटी चीजों को बड़ा करना, और दूसरा है रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब दो नजदीक की वस्तु को अलग अलग करके दिखाना। पानी ला दो थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तु को देख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा है ना, छोटे छोटे सेल्स को देख रहे हैं, तो सेल्स तो बहुत करीब करीब होते हैं। तो एक तो इंस्ट्रूमेंट से हम इसको बड़ा करके देखते हैं, और साथ ही साथ इस दोनों को हम फर्क करके भी देखते हैं। तो बड़ा करके देखने की जो क्षमता है वो इंस्ट्रूमेंट के मैग्नीफाइंग पावर से मापा जाएगा, और इसको फर्क फर्क करके देखने की जो क्षमता है, एक ऑब्जेक्ट ए हुआ, एक ऑब्जेक्ट बी हुआ, साफ साफ अलग अलग दिखने लग जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्व करके वो दिखाता है, ये इंस्ट्रूमेंट की एक दूसरी ताकत हुई, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो ये है। क्या खा रहे हो मोहित? दूध पी रहे हो? पानी पी रहे थे सर। कटोरिये से पी लेते हो?
हाँ, गिलास से पिया करो। नहीं गिलास कभी कभी धोया नहीं रहता है ना, तो कटोरी से पी लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये मैग्नीफाइंग पावर। तो ये अगर मान लो कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि इफ ये पॉजिटिव आएगा तब जब फाइनल इमेज is erect with respect to original object। अगर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में फाइनल इमेज अगर सीधा है तो मैग्नीफाइंग पावर पॉजिटिव लेंगे, या अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे कि फाइनल इमेज सीधा है। और अगर ये निगेटिव आया इसका मतलब कि फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा है with respect to original object। यही है मैग्नीफाइंग। ठीक है, एक दूसरा है, इसी को यही हम डिस्कस कर देते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, इसको डेल्टा एक्स नाम दे दो तो सिंबल से भी पकड़ पाओगे। ये क्या होता है? इट इज द minimum separation, is the minimum separation between two है ना, nearly placed object, nearly प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, बहुत करीब जो रखा हुआ है, which they just able to become visible distinctly, able to become visible distinctly। कितनी मिनिमम दूरी पर वो रखा जाए, या फिर कितनी मिनिमम दूरी हो कि हमको वो दोनों अलग अलग दिखने लगे, उसको हम लोग कहते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। उसको कहते हैं रिजॉल्विंग लिमिट। जैसे जब आप कोई वस्तु को देखोगे, है तो वो दोनों बहुत करीब, दो है तो वो दोनों अलग अलग, है तो वो दोनों अलग अलग, लेकिन आप जब उसको देखोगे तो ये सटा हुआ दिखेगा, है ना। और ये नॉर्मली हम लोग देखते भी रहते हैं। अगर आप किसी भी ठोस सब्सटेंस को देखो, कोई भी ठोस सब्सटेंस को देखो, तो हर एक जो उसके एटम्स हैं वो सटे सटे दिख रहे हैं। अगर आप इस पेन को देखो तो पेन के हर एक एटम सटे सटे दिख रहा है ना प्रिंस। ये जो मेरा पेन है, उस पेन में जितने सरफेस पे एटम है सब सटा सटा दिख रहा है। यस सर। क्या एक्चुअली में सारे एटम एग्जैक्टली सटे हुए हैं? नो सर। नहीं है ना, दोनों अलग अलग है, अलग अलग। सब एटम के बीच में एक फोर्स लग रहा है, आपस में बंधे हुए हैं, लेकिन हर एक के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप है, परंतु वो गैप नहीं दिख रहा। क्यों? वो इतना कम है कि हम उसको डिस्टिंक्ट, है ना, डिस्टिंक्टली उसको विजिबल नहीं कर पा रहे, अलग अलग नहीं देख पा रहे।
जब हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहे, यस सर। दोनों सटा हुआ रहे। तो वो मिनिमम क्या दूरी हो कि हम उसको अलग अलग देख सकें, इसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग। और इंस्ट्रूमेंट की जो ताकत होती है वो कहलाता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर। तो इसका जो डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of resolving limit या limit of resolution, limit of resolution। 1/Δx। तो जितनी ज्यादा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगी, जितना ज्यादा सेपरेशन होगा, पावर कम होगा, है ना। जितना ज्यादा सेपरेशन होगा इंस्ट्रूमेंट की पावर उतनी कम लगेगी। जितना कम सेपरेशन होगा देखने के लिए आपको ज्यादा पावर यूज करना, ज्यादा मेहनत करना। तो उस केस में रिजॉल्विंग जो पावर इंस्ट्रूमेंट की है वो ज्यादा, जितना कम दूरी दोनों के बीच हो। ये जो है दो फैक्टर्स हैं, एक है मैग्नीफाइंग पावर और दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। यही हम दो चीजें निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए मेन चीज ये है मैग्नीफाइंग पावर देखने लायक पहले बनाते हैं। तो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। तो पहले हम माइक्रोस्कोप्स के सिंपल माइक्रोस्कोप डिस्कस करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल मैक्रोस। इसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं या मैग्नीफायर। इसमें कुछ नहीं, इट कंसिस्ट्स a single converging lens सिंगल कन्वर्जिंग लेंस इसमें रहता है। ओके, एंड इट इज सो एडजस्टेड, और लेंस को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं, इट इज सो एडजस्टेड दैट द ऑब्जेक्ट may lie within its focus and optical center। और ये बात बताना जरूरी नहीं है, माइक्रोस्कोप छोटी वस्तु देखने के लिए यूज होता है, मालूम है कि नहीं। माइक्रोस्कोप से हम किस वस्तु को देखने का उपयोग करते हैं। तो इट इज यूज्ड टू, पहला ही पॉइंट हम लिख देते हैं, इट इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स by increasing visual angle। इससे हम छोटी वस्तु देखने का उपयोग करते हैं
और छोटी वस्तु देखने के क्रम में हम ये सिंपल माइक्रोस्कोप से उसकी विजुअल एंगल बढ़ा करके उसको देखते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग पावर बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में लाई कर जाए तो फाइनल इमेज कैसा होगा भाई? तो फाइनल इमेज बोलो, thus formed will be erect, will be virtual तो होना ही है, erect and larger. सेट को कहाँ रखना इस केस में मजबूरी है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना इस केस में मजबूरी। और अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा? इमेज वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बड़ा बनेगा, बनेगा और बड़ा बनेगा। यही बड़ा बनना इम्पोर्टेंट, बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनना इम्पोर्टेंट। चलिए हम इसका एक रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इसका साफ स्थिति दिखे। ये हम लोगों का एक कन्वर्जिंग लेंस है। एक हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट को मान लो ये इसका फोकस है, फोकल लेंथ है f, यहां उसका फोकस है, यहां इसका डबल फोकस है। एक ऑब्जेक्ट को हमें इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रखना है, तो मान लो हम यहां प्लेस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही छोटा है। मान लो h हाइट का ये ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज बनाइए, जितना दूरी पर पीछे फोकस है उतना ही दूरी आगे भी फोकस होगा। दोनों साइड फोकस होता है ना लेंस के। तो एक ऑब्जेक्ट हम यहां दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट। चलो इमेज बनाओ। इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक करके फोकस रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, जो जाकर आगे फोकस से पास करेगा। एक ऑप्टिकल सेंटर से।
और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। यस एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करा। क्या लग रहा है, ये दोनों के दोनों रे आगे जाके कभी मिलने वाले हैं? नहीं सर, आगे तो कभी मिलने वाले हैं नहीं। लेकिन अगर हम इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे, मिल गए। अगर हम इसको बैक प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं पीछे वो मिलते हुए प्रतीत होंगे। यहां पे इस जगह पे ये उसका इमेज पोजीशन है। और यहां आप आंख रख करके जब उसको ऑब्जर्व करोगे है ना, आंख को हम लेंस के काफी करीब रख करके ऑब्जर्व करते हैं। ये आपका आंख है। ये आपको ये वाली जो ऑब्जेक्ट है, एच हाइट वाली ऑब्जेक्ट जो है, वो यहां नहीं दिखेगा, वो यहां दिखेगा इस जगह पे, और इतना बड़ा करके दिखेगा। समझ में आ रहा भाई? यस सर। यही ये काम कर। और आंख को ये जो इमेज है वो v दूरी पर दिखेगा। यस सर। इंस्ट्रूमेंट से हम आंख से ही देखते हैं, ठीक है। और आंख की देखने की क्षमता कहां से कहां तक है? 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक। यस सर। इसका मतलब हुआ कि जो ये इमेज बना, वो इमेज साफ साफ हमको दिखे, उसके लिए वो कहाँ बनना चाहिए, किस रेंज में बनना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में बनना है। समझ में आ रहा है प्रदीप कुमार? यस सर। ये जो इमेज बना है वो लेंस से बी से लेकर इन्फिनिटी की दूरी तक में रहेगा, तो हम उसको देख पाए। ये आंख जो है वो लेंस के काफी करीब होता है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, और ये ऑब्जेक्ट की मान लिया अगर दूरी ले लेते हैं u, ये ऑब्जेक्ट की दूरी अगर ले लेते हैं u o, तो ये UO जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, वो उसकी रेंज कहां से कहां तक है? वो है फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना। तो UO कहां से कहां तक लाई करेगा? वो लाई करेगा फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच। मतलब UO का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू फोकस के बराबर, फोकस लेंथ के बराबर। ठीक। अब देखो अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा है, एच हाइट का ऑब्जेक्ट है, ये बहुत छोटा है, ठीक है। और इसको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नंगे आंख से उसको देखते, व्हेन आई इज अनएडेड, अगर हम उसको देखते, तो छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? सबसे नजदीक। यस सर। और सबसे नजदीक हम कितना रख सकते हैं? D। और उस केस में ये आंख पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल यही वाला होगा। ये हुआ विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ये हुआ विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। हम मैक्सिमम इतना एंगल बना करके नंगे आंख से इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। और जब हम इसी ऑब्जेक्ट को ये इंस्ट्रूमेंट लगाकर देख रहे हैं, मतलब लेंस से देख रहे हैं, वो हमको ये वाली एंगल बनाकर दिखा रहा है। देख रहा है ना, यही ना फोकस है।
ये जो आंख पर रे आ रहा है, इस हाइट को दिखा रहा है, ये आंख पर यही ना एंगल बना रहा है, ठीक, ये एंगल थीटा बना रहा है, वही एंगल थीटा बना। ये हुआ थीटा, ये जो थीटा है ये हुआ थीटा, विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, और ये थीटा नॉट जो है ये है विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। अब आप दोनों थीटा का मान पता कर दो, तो हम दोनों को भाग दे देंगे, हमको मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। तो यहाँ का थीटा नॉट एंगल बहुत छोटा है, एंगल छोटा है तो थीटा को साइन थीटा, थीटा को tan थीटा कुछ भी बोल सकते, ये थीटा बराबर tan थीटा बात करें तो h/d हो जाएगा, h/d हो जाएगा। ये हुआ विजुअल एंगल विदाउट इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ इस डायग्राम से थीटा का मान बताइए, h डैश h डैश बाई v बोलेंगे ना, या h बाई यू नॉट बोलो, h बाई यू नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों बोल सकते हैं ना, h डैश बाई v, क्योंकि v वेरिएबल है, बाकी u भी वेरिएबल है, तो हम इसी को यूज कर रहे हैं। ये हुआ एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट, और अब इसका मैग्नीफाइंग पावर बोल सकते, तो बताओ मैग्नीफाइंग पावर का क्या फॉर्मूला दिए हैं, विथ इंस्ट्रूमेंट थीटा बाय थीटा डिवाइडेड बाय विदाउट इंस्ट्रूमेंट। विथ इंस्ट्रूमेंट कितना है भाई, थीटा थीटा नॉट है h/d, h और h कैंसिल, और फाइनल इमेज तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सीधा ही बना है, हम यहाँ प्लस ले लेंगे। सो मैग्नीफाइंग पावर इसका जो आया वो आया d बटा में d बाय u। दिस इज द मेन फॉर्मूला। तो आप बताइए यहाँ पे ये UO जो ऑब्जेक्ट की लेंस से जो दूरी है, ये UO ये कहां से कहां तक हो सकता है। तो पहली बात, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो F तक हो सकता है, ये जो UO है वो मैक्सिमम F तक हो सकता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर हो सकता है मैक्सिमम दूरी तक, और जब वो फोकस पर होगा तो क्या होगा, तो इमेज बनेगा इंफिनिटी पर। तो पहली स्थिति लेते हैं, इफ फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, ये जो इमेज बन रहा है वो कहां से कहां तक बनना चाहिए, D से लेकर इंफिनिटी। अभी हम फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर लिए, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर तब बनेगा ना जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा। तो इस केस में UO बराबर होगा मैक्सिमम, UO का मान मैक्सिमम होगा, और वो बराबर लेंस के फोकल लेंथ के बराबर। तब उस केस में V का मान जो है वो इंफिनिटी होगी, और मैग्नीफाइंग पावर के वैल्यू मिनिमम हो।
क्योंकि आप यू नॉट का मैक्सिमम रखने वाले हो तो जो भागफल आएगा वो छोटा ही ना आएगा, D/F। D/, समझ में आया प्रिंस? यस सर। तो हम लोग चला के जानते हो क्या? अभी देखो ना, अभी और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है, या मतलब जब हम उसको इंफिनिटी पर देखते हैं तो आंख पर जोर देने की जरूरत नहीं है। इस केस में जो है आई इज है ना रिलैक्स्ड, आंख रिलैक्स्ड है, आंख पर कोई ज्यादा जोर नहीं पड़ता है। हम इसको जो है, हम ये जो रिजल्ट अभी लिखे हैं, इस चीज को आप लेंस फॉर्मूला से भी ला सकते हैं। इसको आप लेंस फॉर्मूला से भी ला सकते हैं। चलो लेंस फॉर्मूला बताओ तो। 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v का मान कहाँ रखेंगे? इंफिनिटी। u का मान हो गया माइनस u नॉट बराबर 1/f, है ना जी? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो u नॉट बराबर आ जाएगा, जो कि मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, और ये u नॉट का मान सबसे मैक्सिमम। तो सुनो ध्यान से और समझो इस बात को कि हम चालाकी फिर क्या करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करने के क्रम में, कि जो लेंस यूज करते हैं उसकी फोकल लेंथ जितना हम कम रखेंगे, कि फोकल लेंथ जितना हम कम रखें उतना मैग्नीफाइंग पावर हमें ज्यादा मिलेगा। हाजी, हम इसका फोकल लेंथ जितना छोटा रखेंगे उसका मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि डी तो 25 सेंटीमीटर फिक्स है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी का जो वैल्यू है वो तो 25 सेंटीमीटर। यस सर। और अगर मान लो एफ का मान हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, जो इसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? तो इसका मतलब जो इमेज है वो हमें 5 गुना बन के दिख रहा है, नंगे आंख से जो देखते हैं उससे 5 गुना बना के दिख रहा है। और अगर मान लो फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंगे तब क्या होगा? 25 टाइम्स। तो मैग्नीफाइंग पावर 25 टाइम्स हो गया। तो जितना कम आप फोकल लेंथ रखेंगे उसकी मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा। दूसरा स्थिति लेते हैं कि जब फाइनल इमेज आपके बन रहे हैं वो डी पर, जब फाइनल इमेज इज एट डी। इसके लिए आप याद रखिएगा, फाइनल इमेज डी पर बन रहा है, इसका जो रिजल्ट आएगा याद रखना, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ये जो इमेज बन रहा है, ये वाला इमेज जो आंख देख रहा है वो आंख से सबसे नजदीक डी दूरी पर बन रहा है। मतलब इस केस में जो v का मान है वो बराबर है -d, जो v का मान है वो -d। तो इससे केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए ये हमको निकालना है, u नॉट, और फोकल लेंथ तो आपको पता है +f। हमको ये पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, यहां से कितनी दूरी, लेंस से कितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट को रखें कि जो ये इमेज बना वो इमेज डी दूरी पर बने। समझ में आया? हाँ जी। अभी हम क्या जानना चाहते हैं? अभी हम ये जानना चाहते हैं
कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से हम कितनी दूरी पे रखें ताकि जो ये इमेज बना है वो d दूरी पर बने, यहां से लेंस से d दूरी पर बने। मतलब कि अभी अभी जो हमने ये जो सवाल सॉल्व किया, ये जो सिचुएशन सॉल्व किया, उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पर। फोकस पर है। तो समझो यहाँ घटना क्या घट रही। अच्छा तो अगर आप लेंस फार्मूला निकाल ऑब्जेक्ट प्लेस करके फोकस पर कर दिया जाए, ये इमेज चला जाएगा ना इन्फिनिटी पे। यस सर। ये इन्फिनिटी Yes, sir. पे। अब इस ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे करीब ले जाओ, यहाँ ले आओ, यहाँ ले आओ। ये इमेज अब करीब आता जाएगा। यस सर। ये इमेज करीब आता जाएगा। कितना इमेज को करीब लाना है? डी। इतनी दूरी तक लाने के लिए आपको ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, कितनी दूरी तक वो शिफ्ट करेगा, और फिर उस पोजीशन से और फिर पीछे और नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जब और पीछे करेंगे तो इमेज डी से पहले ही बन जाएगा, तो फिर वो नहीं दिखेगा। तो अभी हम यही पता लगाना चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस से कितनी दूरी पर रखना है, तो इसका इमेज है ना, फाइनल इमेज वो डी डिस्टेंस पर। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुत इजी है निकालना। 1/v माइनस यू बराबर 1/f। 1/v, v का मान माइनस डी चाहिए, u का मान माइनस यू नॉट, यही निकालना है। f का मान प्लस, हम सबका साइन ले लिए, मैग्नीट्यूड में मान आएगा। तो यहां से 1/u नॉट माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/f प्लस 1/d आया। df अपॉन f प्लस d। यहां से 1/u नॉट बराबर आप f इंटू डी, ऊपर में हो जाएगा d प्लस f, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u नॉट का मान आएगा f इंटू डी बटा में f प्लस d। और ये u नॉट का सबसे मिनिमम मान है, ये u नॉट का सबसे मिनिमम मान है। इससे और कम आप अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दोगे तो इमेज भी नहीं दिखेगा, इमेज अब डी दूरी से नजदीक बन जाएगा। समझ में आया जी? यस सर। Yes, sir. तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होंगे, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होंगे। फॉर्मूला तो मालूम है, डी बटा में यू नॉट, तो डी बटा में यू नॉट का मान हो जाएगा एफ इंटू डी, ऊपर में चला गया एफ प्लस डी। ये डी और ये डी कैंसिल हो, तो मैग्नीफाइंग पावर जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। और इस केस में आंख को काफी ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मोस्ट I स्टेट will be most, I will most। आंख जो है वो मोस्ट स्ट्रेन, काफी आंख पर जोर देना पड़ेगा, तभी हम नजदीक वाले वस्तु को बिना साफ देखने का प्रयास करें। समझ में आया? यस। Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक रखना पड़ेगा ताकि हम इमेज को स्पष्ट देख पाए? चलिए, पहली बात हम इस बात के लिए नोट करें, जो हमें सिंपल माइक्रोस्कोप से चीजें मिली हैं उसको अगर हम पता करें, तो ऑब्जेक्ट तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होना चाहिए। बात तो हुआ, जनरल बात हुआ, है ना। ऑब्जेक्ट शुड प्लेस्ड फ्रॉम u minimum
DFE DF बटा में D प्लस L 2U मैक्सिमम जो कि फोकल लेंथ के बराबर। हम ऑब्जेक्ट को इसी दो पॉइंट के बीच में फोकस और इस दूरी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस करेंगे तो हम इमेज को D से लेके इंफिनिटी तक के बीच में ऑब्जेक्ट को देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है टू गेट है ना लार्जर मैग्नीफाइंग पावर, लार्जर MP, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस शुड बी स्मॉल। जो लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, पता होना चाहिए ना। यस सर। अगर हम आपसे पूछें कि एक रेड कलर का लाइट है, एक वायलेट कलर का लाइट, इन दोनों लाइट में से किस लाइट से इमेज देखना, साफ इमेज देखना आसान है? वायलेट कलर के लाइट से या रेड कलर के लाइट से, इन दोनों में से किस लाइट से इमेज देखना किससे आसान होगा भैया? ज्यादा सुटेबल होगा? रेड कलर से कि वाइट कलर से? ये वायलेट। बताइए। किससे इमेज देखना आसान होगा? बेदमिया है ना, ये अलग है, बेदमिया अलग। सोचिए, समझिए और बताइए। रेड का कितना होता है एंगल? रेड का एंगल कितना होता है? वायलेट वायलेट का सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है तो एंगल भी उसका सबसे ज़्यादा होता होगा ना? फोकल ज्यादा क्या है? कंफ्यूज? फोकल। चलो एक बात ये बताओ, एक लेंस की फोकल लेंथ लेंस के मटेरियल पर डिपेंड करता है और लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट के कलर पर भी डिपेंड करता है। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर जो है वो कम होता है और वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ये तो पता है। यस सर। वायलेट कलर ज्यादा बेंड होता है, रेड कलर कम बेंड होता है। और फोकल लेंथ जो है म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, यही फॉर्मूला है। यस तो जिसकी वेवलेंथ, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर की ज्यादा होगी उसके फोकल लेंथ कम होंगे। बोलो हाँ। यस सर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ की बात करो तो रेड की जो फोकल लेंथ होंगी वो ज्यादा होंगी और वायलेट कलर के केस में फोकल लेंथ जो होंगी वो कम होंगी। यस सर। रेसिप्रोकल है ना ये? यस सर। यस सर।
और जिसका फोकल लेंथ कम होगा मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। यस सर, तो वायलेट में ज्यादा बढ़िया थी। यस सर। ये बताया ना, फोकल लेंथ जिसका कम होगा, लेंस का फोकल लेंथ अगर स्मॉल होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। तो बताइए रेड कलर और वायलेट कलर किस केस में मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो? वायलेट का। कलर में वायलेट कलर का मैग्नीफाइंग ज्यादा होगा, मतलब वायलेट कलर से इमेज को बड़ा बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी रेड कलर के कंपैरिजन। समझ में आया? यस सर। यस सर। लार्जर दी वेवलेंथ, हम इसी बात को लिख दे रहे हैं। लार्जर दी वेवलेंथ, वेवलेंथ यूज्ड, फोकल लेंथ। अच्छा, लार्जर वेवलेंथ होगा, फोकल लेंथ भी लार्जर हो जाएगा ना। यस सर। लार्जर विल बी दी फोकल लेंथ। And hence smaller will be the magnifying power. तो अगर आपसे पूछा जाए वायलेट कलर और रेड कलर में से कौन सी कलर है जो मैग्नीफाइंग पावर लार्जर बनाकर दिखाएगा, तो वो वायलेट कलर है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जवाब क्या आएगा? सेम, रेड कलर से जो मैग्नीफाइंग पावर बनेगा और वायलेट कलर से जो मैग्नीफाइंग पावर बनेगा, सारा बच्चा क्या जवाब देगा? सेम जवाब देगा। लेकिन दोनों के लिए अलग अलग होगा ना, तो मैग्नीफाइंग पावर की तुलना ही कर दें। तो रेड कलर की मैग्नीफाइंग पावर क्या होंगी? कम होगा। रेड कलर की मैग्नीफाइंग पावर कम सबसे होगी। कम होगा। रेड कलर की मैग्नीफाइंग पावर कम होंगी, मैग्नीफाइंग पावर वायलेट कलर की ज्यादा होगी। ठीक है जी। यस ये 3 बातें हैं जो समझ में आ रहा है, और 2 बातें जो लास्ट वाली हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। फॉर्मूला एक यहीं पर डाल देते हैं, डी। मैग्नीफाइंग पावर का जो वैल्यू होता है वो सबसे मिनिमम होता है डी बटा में एफ ना, और जो सबसे मैक्सिमम होता है 1 प्लस डी बाई एस, मतलब बस एक जोड़ देना, मिनिमम एक जोड़ दो। अगर मिनिमम आया है 10 तो मैक्सिमम 11 ही आएगा, 12 नहीं आएगा। समझ में आ रहा है प्रदीप कुमार? यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप या इसको मैग्नीफायर जो हम कहे हैं, है ना, इज इसेंशियल पार्ट फॉर अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप के जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा ना, यस वो लगभग सब माइक्रोस्कोप में, और जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, लगभग सब जगह हम ये यूज करते हैं। ठीक है, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
ऑप्टिकल टेलीस्कोप, और टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप, फिर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इससे हमें दो नजदीक की वस्तु को देखने में ज्यादा मदद नहीं मिलता। जो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है नजदीक नजदीक में, वो वही है। थोड़ा बड़ा कर दिया तो फर्क हो गया बीच की दूरी को, है ना, बीच की दूरी भी तो बड़ा कर देगा ना, यस सर। तो वो हमें स्पष्ट हो जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। आज हम लोग